नमस्ते दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 2025 के फिजिक्स पेपर का सेट 2 जिसका कोड है 346 जेटी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों को पता होगा बहुविकल्पीय होता है और उसमें 6 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट का वाला पार्ट देखते हैं। दिया है दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तब विद्युत बल 8 न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक पूछ रहा है। सीधा दो आवेश है, अगर ये निर्वात में होते हैं और इनके बीच की दूरी r है तो हमें कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल पता होना चाहिए k q1 q2 बाई आर स्क्वायर ये होता है। या फिर अगर क्योंकि यहाँ पे प्रावैद्युतांक को भी हम k से लिखते हैं इसलिए इस टर्म में लिख लेते हैं, k की वैल्यू लिख लेते हैं तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसी को k बोल दिया जाता है, लेकिन प्रावैद्युतांक को भी हम k से ही लिखते हैं। अगर ये निर्वात में है तो, क्योंकि ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट। और अगर यही इनके बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए, कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक k हो, तो फिर यही बल हो जाता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। बस यहाँ पे एक k आ जाता है जो कि उस माध्यम का परावैद्युतांक होता है। तो मान लीजिए पहले बल F था, ये कितना दिया हुआ है 80 न्यूटन। निर्वात में दो बिंदु आवेशों के बीच 80 न्यूटन का विद्युत बल कार्य करता है। तो ये कितना 80 न्यूटन का था। अब हमने जब परावैद्युत पदार्थ रखा तो माना कुछ बल चेंज हो गया, बढ़ा है घटा है, वैसे यहाँ पे दिया है घटा है, 8 न्यूटन हो गया ना। तो एफ डैश हो गया और वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ पे परावैद्युतांक आ जाएगा के। अब इस वैल्यू को आप देखिए, इतने को, ये वही एफ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के ही तो एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको एफ लिख देते हैं, एफ बाई के हो जाएगा। ठीक है, पूरा ये एफ था। अब के की वैल्यू हमें पूछ रहा है परावैद्युतांक, तो के क्या हो जाएगा, के को इधर ले आइए, एफ डैश को इधर ले जाइए, एफ अपॉन एफ डैश। एफ कितना था 80 न्यूटन और एफ डैश ये कितना हो जा रहा था 8 न्यूटन ही तो था। परावैद्युत पदार्थ रखने के बाद जब हमने के लगाया यहाँ पे तो बल कितना हो जा रहा है 8 न्यूटन। तो आ जाएगा 10, यानी कि के की वैल्यू आ जाएगी 10। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बस एक नंबर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नाभिकीय प्रक्रिया में x है 2He4 प्लस 7N14 और गिव्स आउट 8O17 प्लस x। x क्या है ये हमें देखना है। तो बस यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रोटॉन, या फिर इसका एटॉमिक नंबर दो प्रोटॉन यहाँ, 7 प्रोटॉन यहाँ, तो कितने हो गए टोटल 9 प्रोटॉन, यहाँ पे 8 है तो एक बचेगा। यहाँ पे 14 4 18, यहाँ पे 17 है तो एक यहाँ पे। अब एक प्रोटॉन है यहाँ पे और वही इसका एटॉमिक वेट है, तो ओवरऑल ये हाइड्रोजन होता है 1H1, जिसे हम प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। एक प्रोटॉन ही तो है, वही एटॉमिक वेट है। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ऑप्शन दिया है पहला है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का गा, हाइड्रोजन परमाणु की दो उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का अंतर होता है। तो उत्तरोत्तर कक्षाओं का मतलब क्या होता है, लगातार कक्षाएं। तो हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन होता है और इस तरह से मान लो कक्षाएं हैं। ठीक है, तो कह रहा है दो लगातार दो उत्तरोत्तर कक्षाओं के कोणीय संवेग में अंतर क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ऑप्शन देख लीजिए। मैंने मान लिया कोई भी कक्षा ले लीजिए, एक ये एनओई हो गई, ये N+1 हो गई, हो गया। अब बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का कोण गुणज NH/2 पाई हो, यानी कि एनओई कक्षा है तो उसका कोणीय संवेग NH/2 पाई। तो इसका संवेग कितना हो जाएगा NH/2 पाई, और इसका N+1 कक्षा है तो N+1 H/2 पाई। ये दोनों का संवेग हो गया और इनका अंतर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें से घटा दो इसको, N+1 H/2 पाई माइनस NH/2 पाई, माइनस NH/2 पाई। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, NH/2 पाई कॉमन ले लेंगे, H/2 पाई माइनस करिए। देखिए इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो H का, NH/2 पाई। चलो एक बार मैं कर ही देता हूँ।
एच का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन एच अपॉन 2 पाई प्लस एच अपॉन 2 पाई माइनस एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, वैसे एन एच अपॉन 2 पाई होता है, लेकिन दो कक्षाओं के अंतर का कोणीय संवेग का अंतर जो होता है, दो लगातार, उत्तरोत्तर का मतलब लगातार, तो इसमें से माइनस करेंगे, एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का घ। क्वेश्चन है कि अल्फा कण के प्रकीर्णन के रदरफोर्ड प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल है। तो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया होगा, देखा होगा आपने। यहाँ पे एक कोल्ड फाइल होती है और अल्फा पार्टिकल इस तरह से आते हैं, और यहाँ से जो है कुछ जो है स्कैटरिंग होती है, कुछ इधर जाते हैं, कुछ इधर जाते हैं, कुछ सीधे निकल जाते हैं, और 10 लाख में से एक पार्टिकल ऐसा होता है जो सीधे वापस आ जाता है। बाद में जो कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाला रदरफोर्ड ने बताया कि इसके परमाणु के भीतर एक छोटा सा भाग है जिसे नाभिक बोला गया, जहां पे धन आवेश है। क्या है यहाँ पे, धन आवेश है। और अल्फा कण होता क्या है, हीलियम का नाभिक, इस पर भी धन आवेश होता है। तो इस पर भी जब ये इसके पास से होकर गुजरता है, तो यहाँ से जो है थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होता है, विचलित होता है अपने पास से। जिसे हमने कोण 1 डिग्री एंगल बताया था, कुछ कण जो 90 डिग्री पर जाते हैं, कुछ 90 से ज्यादा, और एक जो होता है 180 डिग्री पे आता है, 10 लाख में से एक। इस तरह का एक्सपेरिमेंट पिछले वाले सेट में भी शायद ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन था, तो वहां पे डिटेल में बताया है। तो इनके बीच बल कौन सा लग रहा है, अल्फा कण और जो यहाँ पे नाभिक है धनावेश, देखो ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश, तो आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे हम वैद्युत बल कहते हैं। पहला चैप्टर आपने इसी पे पढ़ा है, क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ा है, वैद्युत बल एवं क्षेत्र पढ़ा होगा। तो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब ऑप्शन में तुम्हारे वैद्युत बल है नहीं, ऑप्शन में दिया है कूलॉमीय बल, तो कूलॉम के नियम से ही तो निकाला जाता है, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम वैद्युत बल बोलते हैं, या फिर कूलाम ने दिया था इसलिए कूलामीय बल भी बोल देते हैं, तो कूलाम वाला सही हो जाएगा, कूलामीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में परावैंगनी विकिरण की आवृत्ति प्रास है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको याद ही करना होगा। आपको कोई ट्रिक बना लो या फिर जैसे भी हो, आप रेंज लिख के, बहुत देखो सिमिलर इसमें डिफरेंस है, तो इसमें से जो हो जाएगा आपका कौन सा होता है, 10 पावर 14 से लेकर 10 पावर 16 हर्ट्ज तक, 3 × 10 की घात, जो परावैंगनी का होता है रेंज, 3 × 10 की घात 14 से 3 × 10 की घात 16 हर्ट्ज तक का होता है। ये किसके लिए है, परावैंगनी, परावैंगनी किरणों की आवृत्ति है। इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का अंगना, लास्ट पार्ट है ये। सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है। इसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से बनाया जाता है। तो प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो जो दिया है उसी हिसाब से हम चलते हैं। एक उत्तल लेंस से बनाया जा रहा है, तो उत्तल लेंस बना दिया, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सूर्य मान लीजिए कि आपका उत्तल लेंस मुख्य अक्ष बना दिया, यहाँ कहीं पे है ऐसे। ठीक है, सूर्य कहाँ पे होता है, अनंत पे होता है, तो अनंत से जो भी किरणें आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर, ओ सॉरी, अगर ये मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है वस्तु तो समांतर आती है मुख्य अक्ष के, नहीं तो आपस में समांतर आती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो एक किरण मैं यहां से लेकर आ रहा हूँ और एक किरण यहां से ला रहा हूँ, इसको मैं प्रकाशिक केंद्र पे ला रहा हूँ। अब ये जो पृथ्वी सतह से जो कोण दिया है ये कितना दिया है, 0.5 डिग्री, ये कोण दिया। अब ये क्या होगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस पर ही मिलती हैं, और अगर आपस में समांतर है तो फोकस तल में, मान लीजिए यहाँ पे है फोकस, तो इसी तल में कहीं पे आके मिलेंगी। ठीक है, तो ये तो सीधे चली जाएगी बिना किसी विचलन के, और ये क्या होगा, तरीके से आके यहाँ मिलेगी। ठीक है, अगर दोनों मुख्य अक्ष के समांतर किरणें होती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस पर मिलती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है और आपस में समांतर है तो कहाँ पे मिलती है, फोकस तल में, इसी तल में कहीं पे मिलेंगी। अब यहाँ पे काट रही है तो यहाँ पर सूर्य का बन जाएगा प्रतिबिंब, ये सूर्य का प्रतिबिंब बन जाएगा। हालांकि बहुत छोटा बनता है, ठीक है, दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है, नहीं तो आपको पता है जब अनंत पर होता है वस्तु की स्थिति
तो फोकस पर बिल्कुल बहुत ही सूक्ष्म बनता है, बहुत छोटा, बिंदु के आकार का एकदम ना। तो मान लीजिए ये व्यास है इसका डी, क्योंकि ये व्यास हो जाएगा, हमें निकालना है इसलिए थोड़ा बड़ा बनाया है। अगर ये 0.5 डिग्री है, तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी 0.5 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये फोकस दूरी है, एफ कितना दिया है 50। अब सेंटीमीटर दिया है, तो हम सेंटीमीटर रखें या मीटर रखें, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर में ही है ना, तो हम इसको सेंटीमीटर में ही रखते हैं। अब यहाँ पे इस त्रिभुज को देखिए ध्यान से आप, डी की वैल्यू निकालना है। ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, इस सूर्य का प्रतिबिंब है, ये व्यास है। तो अगर tan थीटा निकालें, tan 0.5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो d/50। तो tan, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो, tan 0.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d/50। डी नहीं पता है, डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 50, इधर है 50, tan 0.5। आंसर सेंटीमीटर में दिया है इसलिए इसको सेंटीमीटर में कर रहे हैं। अगर मिलीमीटर में दिया होता तो इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते, मीटर में होता मीटर में कर लेते, जो भी ऐसा दिया। अब tan 0.5 की डिग्री की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमें नहीं पता होता है। हमें स्टैंडर्ड वैल्यू याद होती है 0.5 डिग्री, ये कहाँ से याद है, तो नहीं याद है। तो एक आप अप्रोक्सीमेशन सुना होगा, अगर ये लेंस के और फार्मूले वगैरह का डेरिवेशन किया होगा, कि जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, लगभग 1 डिग्री के आसपास या 1 डिग्री से छोटा होता है, तो उस समय पे tan थीटा और साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होती है। लेकिन शर्त ये होती है, थीटा जो है एंगल उसमें किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। थीटा शुड बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए, पाई के फॉर्म में। ऐसे अगर डिग्री में दिया है तो डिग्री में हम इसको tan 0.5 की वैल्यू 0.5 नहीं कर सकते हैं, पहले हमें 0.5 को डिग्री रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो 0.5 डिग्री था, इसको हमने क्या किया, 0.5 इंटू पाई/180 से गुणा कर दिया, पाई/180 से गुणा कर दिया। अब ये क्या हो गया, रेडियन हो गया। अब इसको हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो tan 0, ये जो वैल्यू हो जाएगी tan 0.5, ये एंगल हो गया थीटा, पाई/180, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर, यानी कि 0.5 इंटू पाई/180। अब बात समझ में आई, tan 0.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इसको 0.5 को रेडियन में बदला, कितना आ गया 0.5 पाई/180। अब ये हो जाएगा 50 इंटू, इसकी वैल्यू सीधा सीधा लिखते हैं 0.5 इंटू पाई/180। बताओ, ये समझ में आया, बस क्या किया है, इसको 0.5 को रेडियन में बदलना। अगर रेडियन में है और बहुत छोटा है, क्योंकि 0.5 1 डिग्री से छोटा है, तो इसको रेडियन में बदल के उतना ही tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है। tan थीटा और sin थीटा दोनों होता है, अभी यहाँ tan की जरूरत है, tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर। तो ये थीटा था रेडियन में, यही हो गई उसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व करेंगे, हम्म, जीरो से जीरो हटाओ, इक्वल टू 5 इंटू 0.5, और पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 80। तो सॉल्व करिएगा, मल्टीप्लाई करिए, और आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ मैं, तो 0.43 सेंटीमीटर शायद यही आता है। इसमें कोई ऑप्शन होगा आपके पास, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 0.43 सेंटीमीटर, लास्ट वाला चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे और क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का वाला पार्ट। फर्स्ट पार्ट है, दे ब्रोगली तरंग को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो ये तो पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था, क्या आया था, दी ब्रोगली तरंग यानी कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m के, ये फार्मूला आया था। कैसे आया था बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये करना है आपको, व्यक्त करना है, सिर्फ फार्मूला नहीं लिखा, फार्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पज से। तो दी ब्रोगली तरंग पहली बात क्या होती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी। जैसे कोई मैटर है, मास है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उसकी संवेग क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी। उसी के टर्म में इन्होंने बताया लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, ये दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य है, किसी द्रव्यमान के साथ, किसी द्रव्य के साथ जो तरंग जुड़ी होती, उसकी तरंग दैर्घ्य है। तो अब पी को हमें बस क्या कर देना है, गतिज ऊर्जा के टर्म में कर देना है। तो गतिज ऊर्जा क्या होता है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे गुणा करिए, इधर साइड में एम से ऊपर भी एम से नीचे भी,
तो एम से ऊपर करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर है अपॉन 2m हो जाएगा। तो एम इंटू वी क्या होता है पी, ये ओवरऑल हो जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर 2m इधर आएगा 2m के ई। देखते जाइए, कई बार कर चुके हैं तो इसलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ इसको। तो पी इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2m के ई। इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 2m के ई। पी की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के ई। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का खा सिद्ध कीजिए कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स 1/n से अधिक हो। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फिगर बना के समझाता हूँ इसको। प्रिज्म कोण ये हो गया ए, इसे हम बोलेंगे जहां से फाइनल रे निकलती है, इमरजेंट इमरजेंट रे क्या बोलते हैं उसको, अर्जित किरण जो भी हो। तो ये इसको हम बोलेंगे अपवर्तक तल। यहां से कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। मान लो कुछ ऐसा सीन है, आपतित किरण आई, अभिलंब बनाया, यहाँ से ये यहाँ पे गई, ये एंगल को R1 बोलते हैं हम, इसको आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ पे अभिलंब बनाया, अब ये कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ पे आपतन कोण, इसको R2 बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये बाहर ना निकल के इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। उसके लिए कंडीशन बता रहे हैं कि ये जो प्रिज्म कोण है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, साइन इनवर्स 1/n से, जहां पे n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये हमें प्रूव करना है, बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये प्रिज्म है, इस तरीके से होता है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि इसका यूज करेंगे हम, यहाँ पे जो आप परावर्तित किरण, अपवर्तित किरण होती है, वो जो कोण अपवर्तन कोण बनता है R1 बोलते हैं। यहाँ पे आपतन कोण को हम R2 बोलते हैं। अपने I1 I2 अगर कुछ किया हो तो ध्यान दीजिए, बस यहाँ पे इस वाले एंगल को R2 बोला है मैंने। तो क्या करेंगे, इसको हमें प्रूफ करना है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए कंडीशन क्या होती थी, क्रांतिक कोण के बारे में सोचते हैं। अगर हमारे पास इस तल से हो रहा है तो यहाँ पर जो आपतन कोण है यानी कि R2, वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। बताओ, ये कंडीशन तो पता होगी ना। क्रांतिक कोण, अगर ये जो R2 है यहाँ पे, ये वाला कोण R2 अगर ज्यादा हो जाए किससे, क्रांतिक कोण से, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। यानी कि अगर हम ये सिद्ध कर दें, ये वाला कोण R2 जो है, ओवरऑल हमें तो ये सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स 1/n। लेकिन सी की होता क्या है, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण की वैल्यू फार्मूला याद है आपको कि नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं फार्मूला, साइन इनवर्स 1/n। ये होता है क्रांतिक कोण का फार्मूला। यहाँ पे n क्या है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। अरे बताओ, चलो ये सघन माध्यम ले लिया, समझा। ये आपतित किरण हो गया, इसका अपवर्तनांक n है, इसका मान लो एयर है, हवा है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिलंब बनाया, ये हो गया आपतन कोण। मान लीजिए ये क्रांतिक कोण है सी, तो यहाँ पे 90 अंश पे जाएगा। क्रांतिक कोण क्या होता है, जिसपे जो है अपवर्तित किरण 90 अंश के कोण पे चली जाए, 90 डिग्री का कोण बनाया अभिलंब से। तो यहाँ पे स्नेल लॉ लगाते हैं जब, तो इसका n साइन सी, जिस माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम का कोण, बराबर यहाँ का अपवर्तनांक 1 साइन 90। यहाँ का अपवर्तनांक n लिया है, अभी मैंने क्वेश्चन में n लिया है इसलिए n ले लिया। तो n साइन सी, तो साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया, और n इधर आ जाएगा 1/n। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n। ठीक है, ये चीज जो मैंने लिखा है इसको मैंने प्रूव करके दिखा भी दी। ये नहीं करना है आपको, ये डायरेक्ट वैल्यू आप लिख सकते हैं, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। अब जो है R2 क्या होता है, क्योंकि हमें इसको प्रिज्म एंगल से रिलेट करना है, इस कोण को जो है साइन इनवर्स 1/n, इस वैल्यू को प्रिज्म एंगल से रिलेट करना है। तो आपने अगर प्रिज्म पढ़ा है तो ए इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। अब इसको भी नहीं प्रूव करूंगा, एक ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर R2 इक्वल टू, क्योंकि R2 ग्रेटर देन सी है, R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इधर जाएगा, A माइनस R1। ठीक है, तो R2 की जगह पे हम क्या रख दें, इस वाले क्वेश्चन में देखो फर्स्ट में R2 की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ A माइनस R1, और C की जगह पे लिख दे रहा हूँ साइन इनवर्स 1/n। यहाँ से R2 की जगह पे लिखा A माइनस R1 ग्रेटर देन, C की जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स 1/n रख दिया। A ग्रेटर देन
R1 को इधर ले जा रहा हूँ, साइन इनवर्स 1/n प्लस R1 ए, यानी कि ए बड़ा है साइन इनवर्स 1/n प्लस R1 से। अगर इन दोनों के योगफल से ए बड़ा है तो ए इससे भी बड़ा होगा, ए इससे भी बड़ा होगा। बताओ। अरे अगर कोई नंबर मान लो, चलो ऐसे मान लो 7 बड़ा है किससे? 3+2 से बड़ा है कि नहीं? तो 7 3 से भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। तो देखो ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, पता नहीं क्या फूंक के यूपी बोर्ड वाले यहाँ पे एक नंबर में डाल दिए हैं। कायदे से अगर सही से एक्सप्लेन किया जाए, इसमें R1 R2 और सी में रिलेशन बनाया जाए, तो ये सही से 5 नंबर का क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब वही बात है कि पता नहीं क्या फूंक के ये लोग बना देते हैं क्वेश्चन की, एक नंबर में डाल दिया इस क्वेश्चन को। तो मैंने बहुत कम करके इतने में आपको समझाया है कि ये वैल्यू जो प्रिज्म एंगल को इसको रिलेट किया है क्रांतिक कोण से। ओवरऑल यही रिलेशन बनाना था, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। ठीक है, बस एक तरह से बेवकूफ बनाया गया है आपको, मैंने भी बेवकूफ बना दिया। एक नंबर का क्वेश्चन है तो इतना कर दिया है, बाकी अगर 5 नंबर में होता तो ये पूरा रिलेशन मैं आपको ढंग से करके दिखाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का ग। समान लंबाई के तांबे के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2:1 है, इनके प्रतिरोधों की तुलना कीजिए। यानी कि L1 दोनों तारों का लंबाई सेम है, L1 बराबर L2 बराबर L बोल दिया। इसमें व्यास का अनुपात दिया है, तो व्यास को हम डी से लिखते हैं, D1:D2 कितना दिया है? 2:1, 2:1। तो अगर हम D1 माने तो D1 बराबर, हम अगर D के टर्म में माने तो 2D, इसी के टर्म में मानते हैं। और D2 कितना हो जाएगा? 1 है तो D हो जाएगा सिर्फ। D1 को 2D मान लिया और D2 को D मान लिया। व्यास अलग अलग है तो क्षेत्रफल अलग अलग होंगे, तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो लंबाई तो सेम है, रो भी सेम होगा क्योंकि दोनों तांबे के तार हैं। मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो रो भी दोनों का रो रो दोनों सेम हो जाएगा। तो एरिया निकाल लेते हैं, एरिया अलग हो जाएगा। क्या होता है? πr1², पहले वाले। तो आर वन क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पे लिख देगा, R1 इक्वल टू D/2 होता है ना व्यास का आधा, बताइए। तो 2D/2 करोगे जब, तो ये हो जाएगा D। और D2, इसका R2 रेडियस कितना हो जाएगा? दूसरे वाले तार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 D/2, आधा इसका। तो पहले वाले की त्रिज्या D और दूसरे वाले की D/2 ऐसी है। तो यहाँ पे जब हम करेंगे R1² यानी कि D², ठीक है। A2 दूसरे वाले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R2²। तो πr2 की जगह पे क्या है? D/2, तो D²/4। अब निकाल लीजिए R1। R1 क्या हो जाएगा? रो L/A, A1, A1 हो जाएगा πD²। R2 क्या हो जाएगा? रो और L तो सेम रहेंगे, लंबाई सेम दिया गया है, और दोनों तांबे के हैं तो दोनों का रो भी सेम हो जाएगा। पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? πD²/4। दूसरे का एरिया कितना है? क्षेत्रफल। A2 हमने निकाल लिया पहले से, इसलिए πD²/4। तो 4 ऊपर चला जाएगा, इसको लिख दे रहा हूँ 4 रो L/πD²। तो हमें तुलना करना है, तुलना का मतलब अनुपात निकालना है, R1:R2। क्या हो जाएगा? देखिए, रो L/πD² और रो L/πD² दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। तो 1:4, 1:4। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का घ पार्ट, चौथा पार्ट। प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंग दैर्घ्य से क्या तात्पर्य है? तो देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती थी? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, जल्दी से शॉर्ट में बताता हूँ कि कोई मेटल है, कोई धातु है, उस पर जब एक निश्चित ऊर्जा का विकिरण, प्रकाश का किरण, फोटान जिसे हम बोलते हैं, पड़ता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसमें देहली तरंग दैर्घ्य, इस जो यहाँ पे फोटान आ रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, उसके पास कुछ ऊर्जा होती है, ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? SC/λ। ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? SC/λ, ये सब पढ़ चुके होंगे। तो वो कह रहा है देहली तरंग दैर्घ्य, देखिए ध्यान से देखिए, एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा होती है जिसे हम कार्यफलन कहते हैं। इसका अगर कार्यफलन, इसके पास जो फोटान आ रहा है, तो मान लीजिए कार्यफलन है 5, या फिर W से लिखते हैं कुछ लोग।
ठीक है। तो कुल मिला के ये समझिए, एक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अगर पढ़ा होगा तो ये बातें समझ में आ रही हैं, नहीं पढ़ा होगा तो क्वेश्चन बाद में करिएगा। तो इसको, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उत्सर्जित करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा की जरूरत होती है, और वो फोटॉन से मिलती है। अगर उससे कम है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता है, कोई चांस नहीं है। तो वो ऊर्जा कितनी होती है? ई इक्वल टू एस सी बाई लैम्डा। अब यहां से हम देख सकते हैं कि लैम्डा और ई में क्या रिलेशन है। वो कितना चाहिए मिनिमम? पाई, ये जो ई है आपकी एनर्जी है, वो किससे, पाई से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। मतलब जो फोटॉन की ऊर्जा है, जो फोटॉन की ऊर्जा है, वो कार्यफलन से, धातु के कार्यफलन से, अगर मान लीजिए जैसे इसका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस फोटॉन की मिनिमम एनर्जी जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हुई तो कोई चांस नहीं है, ज्यादा है तो भी निकाल सकता है। मिनिमम कार्यफलन के बराबर होना चाहिए। इज इक्वल टू हम लिखेंगे एस सी बाई लैम्डा। अब लैम्डा को मैं यहाँ पे मैक्स लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है, दहलीज तरंगदैर्घ्य समझना है ना। तो एक तो आपको लिखना भी होगा। लिखने में क्या लिखेंगे आप, कि 2 लाइन की डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं। अच्छा, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होनी चाहिए या अधिकतम होनी चाहिए, एक बार इसको समझ लीजिए, क्योंकि देहली तरंगदैर्घ्य भी पूछा जाता है और देहली आवृत्ति भी पूछी जाती है। तो अगर हम तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे तो क्या होगी, ऊर्जा जो है कम होगी। तरंगदैर्घ्य बढ़ाएंगे ऊर्जा कम होगी, अगर तरंगदैर्घ्य घटाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। यानी कि तरंगदैर्घ्य घटाते जाए ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतनी ज्यादा ठीक है हमारे लिए। तो तरंगदैर्घ्य बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा तरंगदैर्घ्य आएगा जिसके लिए ये कार्यफलन से ऊर्जा कम हो जाएगी। जिस तरंगदैर्घ्य पर ये ऊर्जा जो है, इसकी फोटॉन की ऊर्जा कार्यफलन से कम हो जाएगी, तो उस समय हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं उत्सर्जित हो पाएगा। तो हम बोलेंगे वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, लिख लीजिए इस लाइन को, देली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिस पर दिए गए धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, या फिर उसको, इलेक्ट्रॉन को न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा मिल सके, उस तरंगदैर्घ्य को हम क्या बोलते हैं, देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, या फिर अपने नोट्स वगैरह से कॉपी कर लीजिए, मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला एक्सप्रेशन इसको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, लैम्डा मैक्स लेस देन, इधर जाएगा ना तो लेस देन लगेगा, इक्वल टू एस सी अपॉन पाई। इसी को हम बोल देते हैं लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट इज लेस देन और इक्वल टू, अच्छा अगर ये एस सी बाई 5 से या तो छोटा हो या तो उसके बराबर हो। छोटा होगा, जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, लैम्डा नॉट इक्वल टू एस सी बाई 5। न्यूमेरिकल वाला एक्सप्रेशन है, बाकी डेफिनेशन मैंने बोल दिया, उसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का अंगा, 5वां पार्ट। चित्र मैंने बना दिया है, क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। निम्न चित्र में प्रदर्शित तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये तार है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अर्धवृत्त के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, 2 केस दिया है। पहला, प्रत्येक एल लंबाई के सीधे भाग के कारण, ये एल लंबाई का सीधा भाग, एक एल लंबाई का सीधा भाग इधर है, तो इन दोनों के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है क्या होगा। और दूसरा क्या पूछ रहा है, त्रिज्या आर के अर्धवृत्त के कारण, इस वाले पार्ट के कारण। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो पहले इन दोनों के कारण, इन दोनों के कारण, ये इसमें करंट कितना है, आई जा रहा है। ठीक है, पूरा करंट ऐसे आई आ रहा है, जा रहा है। तो इनके कारण पहले देखिए, फार्मूला मैं दोनों बता दे रहा हूं। अगर अनंत लंबाई का तार है कोई, ठीक है, मान लीजिए अनंत लंबाई का तार है, उसमें करंट आई ऐसे जा रहा है, तो उसके कारण इससे ए दूरी पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो तो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बी का फार्मूला, ये अनंत लंबाई के तार के कारण हमने पढ़ा था। ए क्या है, जहां पर ए क्या है, इसी बात को समझना है। ए क्या है, उस तार से बिंदु की, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, उस तार से बिंदु की लंबवत दूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस वाले तार के कारण, एल लंबाई का तार है, इससे इस बिंदु की लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी तो या तो इधर आओगे या तो इधर आओगे तब मिलेगी ना। उसी लाइन में, सीधी उसी रेखा के लाइन में जो है, उसी तार के लाइन में चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा, ए जीरो रखेंगे तो सब कुछ ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो यहाँ दोनों के कारण पहला वाला ऑप्शन में कितना आ जाएगा, बी, जीरो आ जाएगा। फार्मूला लिखना हो तो लिख दीजिए, और क्योंकि उसी लाइन में है
तार के इसी लाइन में कहीं भी निकालेंगे, या फिर यहाँ कोई भी तार दिया है, इसमें करंट आ ही जा रहा है, तो इस लाइन में यहाँ पर, इस बिंदु पर, इन बिंदुओं पर जीरो आएगा, और यहाँ कहीं पे निकालेंगे तो फार्मूला लगा सकते हैं। अब दूसरा वाला पार्ट कह रहा है इस आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के कारण, इस त्रिज्या आर त्रिज्या के अर्धवृत्त के कारण बिंदु केंद्र पर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू, अर्धवृत्त का देखो, अर्धवृत्त का होता है म्यू नॉट बाई 4 और आई बाई आर, आर जहाँ पे इसकी त्रिज्या है, आई करंट है, और अगर वृत्त होता पूरा तो म्यू नॉट बाई 2, इसका डबल, ठीक है, 2 आई बाई आर कर दो या, तो इसमें पाई नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अगर इसमें होता है तो पाई होता है, लेकिन इसमें ए ही जीरो है, लंबवत दूरी जीरो है, तो इन दोनों के कारण कितना हो जाएगा, जीरो, और अर्धवृत्त के कारण म्यू नॉट बाई 4 आई बाई आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो व्यतिकरण वाले चैप्टर में आपने सुना होगा कला संबद्ध स्रोत, मान लीजिए दो सोर्स हैं, तो यहाँ से प्रकाश के स्रोत हैं, और इन दोनों से जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जो प्रकाश वेव नेचर मान के किया गया था ना, तो वेव तरंग निकल रही है, प्रकाश तरंग निकल रही है, उनके लिए अगर दोनों का देखो फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ आवृत्ति होगी, मान लीजिए इसकी F1 इसकी F2, कोणीय वेग इसका ओमेगा 1 बोल दें, इसका ओमेगा 2, आयाम होगा दोनों का अपना A1 इसका A2, तो अगर ये सारी कंडीशन सेम है, यानी कि दोनों की आवृत्ति सेम है, दोनों की आवृत्ति सेम है, कोणीय वेग सेम है, आयाम सेम है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कला संबद्ध स्रोत। बस आप अपना इतना लिख दीजिए, बस एक ही नंबर में पूछा गया तो कला संबद्ध स्रोत की डेफिनेशन समझ लीजिए, एक तरह से लिखनी है, कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दोनों के बीच मान लीजिए इसकी कला फाई वन है, इसकी कला फाई टू है, तो दोनों का कलांतर जो है फाई वन फाई टू जो है, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, यानी कि समय पर नहीं निर्भर करना चाहिए, ये वाला पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो समय पर निर्भर नहीं करता, यानी कि जो कला संबद्ध स्रोत है उनका जो कलांतर होगा, दोनों स्रोतों का कलांतर, इसका फाई वन कला, इसका फाई टू, तो उनका कलांतर फाई वन माइनस फाई टू समय पर निर्भर नहीं करता, बाकी दोनों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड आयाम सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का अब यहाँ से शुरू होते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन, अभी तक के सारे क्वेश्चन क्या थे, 1 नंबर के थे। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो अगर इसके पहले वाला सेट वन आपने सॉल्व किया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, विशेषताएं नहीं थी, विशेषताएं बता दे रहा हूँ और मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ। देखिए पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं बोल रहा हूँ, आप फिगर मैं बना दूंगा, बोल रहा हूँ, आप उसको लिखते जाइए साथ में। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती हैं, तो बताया था, मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई आवेश है और वो त्वरित गति कर रहा है, कैसा गति, त्वरित गति कर रहा है, मतलब उसमें त्वरण है, उसका वेग बदल रहा हो, वेग बदल रहा हो, दिशा बदल रही हो, वैल्यू बदल रहा हो, कुछ भी, तो कुल मिलाकर उसमें त्वरण हो, तो त्वरित गति करता है जब आवेश, तो वो ऊर्जा जो है उत्सर्जित करता है। इसी ऊर्जा उत्सर्जन को किस फॉर्म में करता है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के फॉर्म में के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, उसी ऊर्जा को, जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, जब कोई आवेश त्वरित गति करता है तो वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, इसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है, ये मैक्सवेल ने बताया था। अब ये कैसे होता है, फिगर बनाना चाहो तो फिगर बना दो, इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंग में क्या होता है, जैसा कि नाम में लिखा है विद्युत चुम्बकीय, तो वैद्युत क्षेत्र होता है, चुम्बकीय क्षेत्र, अगर ये एक्स है, ये वाई है, और ये बाहर अगर जेड है, तो एक्स एक्सिस मतलब एक्स वाई प्लेन में इस वाई एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र हम बना देते हैं, जेड एक्सिस पर क्या बना देते हैं, इसमें जेड और वाई एक्सिस में इस वाले अक्ष में हम बना देते हैं चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कंपन कर रहा है, ये हो गया चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र, और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, और ये इधर जा रही है तरंग, इसको हम बोलते हैं तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की
संचरण की दिशा। अब ध्यान से देखिए, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। सबसे पहले विशेषता क्या है कि यह एक कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ा होगा आपने 11th में। विशेषताओं के बारे में क्या लिखेंगे हम, पहले तो लिखेंगे अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता है, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, गति करते हैं, तो उन्हें अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यहाँ पे माध्यम तो है नहीं, क्योंकि वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी ट्रेवल कर सकती है, यात्रा कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों माध्यम संचरण की दिशा के लंबवत, इस डायरेक्शन में ये हो गई और इस डायरेक्शन में, तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र लंबवत है तरंग संचरण की दिशा के, तो इसलिए उनको क्या बोला गया, अनुप्रस्थ तरंग बोला गया। उसके बाद जो है दूसरा दूसरा हम बोल सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों आपस में लंबवत होते हैं। तरंग संचरण की दिशा तीनों लंबवत होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ई बी के परपेंडिकुलर है, तरंग संचरण की दिशा के दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये लिख सकते हैं। तीसरा जो है हम लिख सकते हैं ई और बी, यानी कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, दोनों समान कला में होते हैं। समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। इसका क्या मतलब है, समान कला में होने का मतलब, यानी कि जब चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम होगा, जब वैद्युत क्षेत्र अधिकतम जिस टाइम पे होगा, उसी टाइम पे चुंबकीय क्षेत्र भी अधिकतम होगा। जब ये मिनिमम होगा, वैद्युत क्षेत्र मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, उसी टाइम पे चुंबकीय क्षेत्र भी न्यूनतम होगा। इसी को हम बोलते हैं समान कला में। ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र कहीं अधिकतम है तो उस टाइम पे वैद्युत क्षेत्र न्यूनतम है, या फिर कहीं और बीच की कोई वैल्यू है। दोनों की वैल्यू सेम तरीके से बढ़ती है और घटती है, इसी को हम बोलते हैं समान कला में। तो ये दो तीन आप प्रॉपर्टी लिख दीजिए, चुंबकीय तरंग की डेफिनेशन लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट। किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन परमाणु कैसा होता है, बीच में प्रोटॉन नाभिक हो गया और इस तरह से कक्षाएं हैं। तो देखिए इसमें अगर आपको वैल्यू याद है कि पहली वाली कक्षा n बराबर 1 का कितना ऊर्जा होता है, n बराबर 2 में कितनी ऊर्जा होती है, n बराबर 3 में कितनी ऊर्जा होती है, अगर इस तरह से याद है तो ये क्वेश्चन बहुत मिनटों का सेकंडों में लग जाएगा आपसे। बोर ने क्या बताया था, बोर परमाणु मॉडल आपने पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनका कोणीय संवेग को L से लिखते हैं, कितना हो, NH/2 पाई के बराबर हो, जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के बराबर हो। बताओ, अब n की वैल्यू अगर पता चल जाए, कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी कक्षा में उसकी ऊर्जा कितनी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ऊर्जा से हमें कोई लेना देना है नहीं, बस हमें ये पता करना है किस कक्षा में, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी। देखो h की वैल्यू हमें पता है, प्लैंक कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 3.14, n की वैल्यू नहीं पता है, तो किस कक्षा में होगा ये। अगर आपको याद हो तो ये इसका पहले वाली कक्षा की ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाली की -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तीसरे की होती है -1.51, ऐसे करके होती है ना, 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे की -0.8 करके या फिर 5 करके ऐसे कुछ होता है। तो अगर ये वैल्यू याद है आपको तो ठीक है, तो हमें अगर याद होगा कि दूसरे वाली कक्षा में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो ऊर्जा है उसके हिसाब से ये दूसरे कक्षा में होने चाहिए। तो एल बराबर यहाँ पे 2h/2 पाई कर देंगे। ठीक है, 2h/2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, h/पाई को सॉल्व कर लेंगे। h कितना होता है, 6.626, तो एक अंक तक लिखते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, अब इसको रख के सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा वैल्यू। एल कितना आ जाएगा, इसको एक जीरो बढ़ा लीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो 2, 2 बार जाएगा, 14 दूनी 28, 28 2
2.1, 628, 230, 32, 320, एक बार जाएगा। 2.1 इंटू 10 पावर माइनस 31, 34 जूल सेकेंड, यूनिट ध्यान रखिएगा, जूल सेकेंड। ठीक है, अगर ये आपको पता था तब आपने डायरेक्ट एन की वैल्यू रखा, 2 है, और उसको सॉल्व किया तो आ गया आपका 2.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब अगर नहीं पता है तो तुम्हें ये फार्मूला पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो क्या पता होना चाहिए? ऊर्जा वाला फार्मूला कैसे निकाल देते हैं? -13.6 Z² बाई n²। ऊर्जा दिया है -3.4, -13.6 Z। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, और n², तो n² इधर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n² इक्वल टू 13.6/3.4, डेसिमल हटाएंगे तो ये आएंगे, कितना आ जाएगा? 4 बार जाएगा, 3 जो कि 12, 4 जो कि 16, 4 आ जाएगा, तो n², n इक्वल टू √4 आ जाएगा 2। n की वैल्यू 2 आएगा, इसमें रखेंगे, आप फिर से सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का, पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे? पिछले वाले सेट में भी ये क्वेश्चन था, तो वहां से हमने पोलराइड को समझा दिया था। ध्रुवित या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, पहले तो समझ लेते हैं ध्रुवित या अध्रुवित प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय तरंग वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन कर रहे होते हैं, इसे हम। और अध्रुवित प्रकाश क्या होता है? उसमें मान लीजिए अभी हम ध्रुवण को जो रिलेट किया जाता है वो वैद्युत क्षेत्र से किया जाता है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की बात नहीं करने वाले। मान लीजिए प्रकाश इधर जा रहा है, इधर, और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र का ध्रुवण तल है, तो इसमें समान रूप से ये कंपन कर रहा होता है सभी दिशाओं में। कौन कंपन कर रहा था? वैद्युत क्षेत्र कर रहा है। ठीक है, ऐसे समझिए, ये प्रकाश जा रहा है, ये, और ये उसका तल है, तो इसमें इस वाले हाथ वाले तल में, यहाँ से इस वाले तल में, सब जगह पे वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं ध्रुवण तल। अब ये अगर सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है तो हम बोलते हैं इसको अध्रुवित प्रकाश। ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, अब जो है एक टर्म है पोलराइड, यूज कर लेते हैं। अगर पोलराइड यूज कर लेते हैं, पोलराइड क्या होता है? प्रकाश को ध्रुवित कर देता है, इसमें लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उन मॉलिक्यूल से लाइट को, ये ज्यादातर लाइट्स को पास होने देता है, और उन लॉन्ग चेन से होकर कुछ लाइट्स जो है पास होती हैं, वो सारी लाइट्स एक ही डायरेक्शन में कंपन कर रही होती हैं, एक ही दिशा में। ठीक है, जैसे मान लो ये खिड़की टाइप की है, इसमें बहुत छोटे छोटे ग्रिल लगे हुए हैं, मतलब बहुत कम जगह है इनके बीच में, तो उनमें से प्रकाश निकल के जाएगा तो इसी डायरेक्शन में तो होगा। बाकी सबको हम बोलते हैं, बाकी सारे कंपोनेंट को इसने ऑब्जर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया, और जो गैप था इसमें उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ प्रकाश निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीव्रता जो अगर आई नॉट थी तो यहाँ पे कुछ कम हो जाती है, आई कम हो जाएगी ना। यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा लाइट है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे कम ही तो इंटेंसिटी पहुंचेगी। इसको हम बोलते हैं पोलराइड। इतनी बात अगर समझ में आ गई है। और ये कौन सा है? ध्रुवित प्रकाश। जब ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? अगर प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा एक ही है, मतलब एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, देखो इसमें अगर वाई बोल दो तो वाई में ही कंपन कर रहा है, तो उसे हम ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। और वही वैद्युत क्षेत्र अगर सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है तो क्या बोलेंगे? उसे अध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। अब कैसे हम पहचानेंगे पोलराइड की मदद से? पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो बताओ, अगर हम यहाँ पे केस ले लेते हैं, चलो ये जो है पहला केस करके देखते हैं। हमारे पास क्या है? एक समतल ध्रुवित प्रकाश को पहचानना है ना, तो समतल ध्रुवित प्रकाश ही लेते हैं। मान लीजिए ये है हमारे पास कौन सा? ध्रुवित प्रकाश है, और यहाँ पे पोलराइड लगाएं। अब पोलराइड और ध्रुवित प्रकाश के बीच का कोण डिपेंड करता है यहाँ पे क्या इंटेंसिटी आएगी। अगर मान लीजिए ये ध्रुवित प्रकाश में चेन जो है, मॉलिक्यूल जो है इस तरह से है, तो हम बोलेंगे प्रकाश और के पोलराइड के बीच लाइट
तो एल से लिख दे रहा हूँ। और इनके बीच एंगल कितना है, थीटा बराबर है 0 डिग्री, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, जो यहाँ पे इंटेंसिटी है, प्रकाश की तीव्रता जो यहाँ पे है, तो सारी प्रकाश यहाँ से गुजर जाएंगी, क्योंकि दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल है, देख रहे होंगे सारा प्रकाश यहाँ से निकल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि अगर इंटेंसिटी यहाँ पर उतनी ही आ रही है, दोनों के बीच प्रकाश और पोलराइड के बीच में कोण अगर थीटा बराबर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, और तथा क्या हो रहा है कि जो तीव्रता यहाँ है वही तीव्रता यहाँ मिल रही है, यानी कि सारा का सारा प्रकाश इधर चला जा रहा है, तो इसका मतलब प्रकाश जो है एक ही दिशा में, इसी पोलराइड की दिशा में ध्रुवित था, इसलिए सभी प्रकाश पूरा यहाँ पे पास हो गया, गुजर गया, तो इंटेंसिटी तीव्रता चेंज नहीं हुई। तो हम बोल सकते हैं ये जो प्रकाश था वो समतल ध्रुवित प्रकाश था। इसी को दूसरा केस मान के कर दीजिए आप, अगर ये 90 डिग्री पर कर दो, ऐसे, इसको बोलते हैं क्रॉस पोल, 90 डिग्री पे कर दें, तो अब ये देखिए पूरा का पूरा ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ऐसे तो कोई कंपोनेंट है नहीं 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी 0 मिल जाए, अगर प्रकाश और पोलराइड के बीच थीटा बराबर 90 डिग्री हो, ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश की जो कंपन की दिशा है, प्रकाश के बीच में क्या एंगल, प्रकाश के वैद्युत क्षेत्र के कंपन की दिशा ये है, और पोलराइड की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये ध्यान से देखिए, ये प्रकाश की डायरेक्शन होगी और ये पोलराइड की, तो दोनों के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगी, 90 डिग्री पर रखें और उसकी इंटेंसिटी अगर हमें 0 डिग्री मिल रही है, तो हम बोलेंगे ये वाला जो प्रकाश था वो ध्रुवित प्रकाश था, मतलब एक ही डायरेक्शन में था, क्योंकि अगर जरा सा भी इधर उधर होता और कोई डायरेक्शन होता, तो इससे कुछ ना कुछ लाइट पास होती और यहाँ कुछ ना कुछ तीव्रता हमें मिलती, तीव्रता 0 मिल रही है, मतलब ये इसके बिल्कुल लंबवत एक ही दिशा में ध्रुवित था। तो इस तरीके से हम संसूचन इसका करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों केस आप बना सकते हैं, आप जो जो बोला है उसको ध्यान से लिखते जाइए, और चाहे तो ध्रुवित प्रकाश और संसूचन कितने नंबर का, 2 नंबर में है ना, तो बहुत ज्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का घात, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, 2 नंबर का। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻⁻ त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻⁶मीटर पर सेकंड की चाल से गति करता है। तो इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, अगर ध्यान से देखिए, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, यानी कि धारावाही लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और इसकी त्रिज्या आर है, तो एम बराबर हमने फार्मूला पढ़ रखा है आई ए, यानी कि करंट इंटू इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है घूम रहा है, उसकी चाल दी गई 2 × 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड, उसकी त्रिज्या दी गई है 5 × 10⁻⁻11 मीटर। तो ये दिया गया है, हमें एरिया तो निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या पता है तो पाई आर स्क्वायर कर देंगे, एरिया पता चल जाएगा। अगर आई पता चल जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है ना तो उसके साथ करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो करंट फ्लो होता है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर करंट की वैल्यू मिल जाए, यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, करंट निकाल ले तो आई इंटू ए कर देंगे, एरिया निकालना बहुत आसान है, पाई आर स्क्वायर। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमें हमारा टास्क ये है कि हम करंट निकाल ले। तो करंट के लिए क्या होता है, आई इक्वल टू पढ़ा होगा आपने क्यू बाई टी, यानी कि पर यूनिट टाइम में चार्ज फ्लो की क्वांटिटी, मतलब एकांक समय में आवेश प्रवाह की मात्रा को हम वैद्युत धारा कहते हैं। तो अगर हम इसको मान लें, एक टाइम पीरियड मान लें, मतलब एक आवर्तकाल में, आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में जो समय लिया जाता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ध्यान से देखिए, करंट निकालने जा रहा हूं मैं, तो क्यू बाई टी, आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं। टी होता क्या है, करंट निकालने का तरीका देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन पिछले वाले सेट में था, तो वहां पे करंट ही पूछ रहा था, तो करंट निकाला था मैंने, सेम इसी तरीके से था। तो यहाँ पे करंट निकाल के कैसे मल्टीप्लाई करना है, बस इतना है। तो आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये पढ़ा होगा ना। तो दूरी कितना है, एक चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा, इसकी परिधि के बराबर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर, अपान चाल कितनी है v, 2 × 10⁻⁶, तो यहाँ पे रख दो, आई इक्वल टू क्यू बाई टी की जगह पे 2 पाई आर वी ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया करंट, करंट निकाल लिया अगर, तो अब एम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। रखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये सब वैल्यू रख के कैलकुलेट मत करने लगना, नहीं तो फिर कैलकुलेट ही करते रह जाओगे।
पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। एम इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी आई है, क्यू इंटू वी अपॉन टू पाई आर, क्यू इंटू वी अपॉन टू पाई आर इंटू एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या चुंबकीय आघूर्ण, क्यू इंटू वी अपॉन क्या बचा है, क्यू वी आर भी तो है ऊपर, अपॉन टू। वैल्यू रखिए क्यू, यानी कि आवेश किस पर, आवेश इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब माइनस माइनस मत रखने लगा यहाँ पे, -90 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ई पर आवेश ना, इंटू वी वेलोसिटी कितनी दी गई है, 2 गुणे 10 की घात 6, 2 गुणे 10 की घात 6। आर त्रिज्या कितनी दी गई है, 5 गुणे 10 की घात -11, 5 गुणे 10 की घात -11 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, एम बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1.6 इंटू 5, 16 पंचे 80 और 8.0 यानी कि 8 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -19 और -11 ये हो जाएगा आपका -30 और +6, तो घटेगा तो -24 हो जाएगा, -24। यूनिट क्या हो जाएगी, आई का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।